हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ये जो डिग्रेडेशन मेथड है हमें इसमें इसको डिग्रेडेशन क्यों कहते हैं? यहाँ से एक कम कार्बन यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में बहुत इंपॉर्टेंट है इसका एप्लीकेशन। अमाइड, सबसे पहले तो इसके नाम से क्या क्या इंफॉर्मेशन निकालना है। ये रिएक्शन कौन देता है? अमाइड देता है। और ब्रोमामाइड मतलब उसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ होगी, अमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ। और डिग्रेडेशन मतलब उसका ब्रेकडाउन। और जब जब डिग्रेडेशन होता है हमेशा याद रखो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में होता है, तो वैसे ही होगा RCONH2। अगर मेरे पास ये है when reacted with bromine in presence of KOH, मैं भी बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ सिखाना है ना बैलेंस। लेकिन ध्यान रखना बोर्ड में बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है। अब या KOH भी ले सकते हैं, NaOH भी ले सकते हैं। अमाइड ब्रोमीन KOH क्या होगा? ये जो ब्रोमीन है क्या करेगा? ये पहले तो NH2 इस R से जुड़ जाएगा तो आपका RH2 बन गया, दैट्स सिंपल। अब इसको ऐसे याद रखना, एक कार्बन कम हो गया ना, ये कार्बन मतलब इसका एक जनरल रिएक्शन लिखने का एग्जांपल बता रहा हूं। ये RCONH2, अब ये जो ब्रोमीन है और ये जो K है तो हमारा K2CO3 किस फॉर्म में निकलेगा? K2CO3 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और KBr बाहर निकल जाएंगे। आया समझ में? K2CO3 और KBr बाहर निकल गए, ब्रोमीन बाहर निकल गए। इसका काम क्या हुआ? इसका तो काम है सिर्फ यहाँ पे अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करना, अटैक करके इस पूरे ग्रुप को बाहर निकालना। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या होगा? क्वेश्चन क्या है? हाउ कैन यू प्रिपेयर या कन्वर्ट? दोनों चीजें आ सकती हैं। हाउ कैन यू प्रिपेयर इथेनामीन from प्रोपेनामाइड? एक कार्बन कम करना है, yes. प्रोपेनामाइड से इथेनामीन बनाना है, तो बहुत सिंपल है। तो इसका एग्जांपल है, इसको क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ाया है ना एग्जांपल। आज हम एग्जांपल लेंगे। देखो भाई क्या हो गया? CONH2, दिस इज प्रोपेनामाइड 1 2 3। अब मैं NO के ऊपर देखो क्या लिख सकता हूं, सीधे डायरेक्ट NOBr भी लिख सकते हैं, सोडियम हाइपोब्रोमाइड। एक्चुअल में ये दोनों आपस में रिएक्ट करके यही बनाते हैं। तो या तो ऐसा पूरा लिखा हुआ आएगा या फिर सिर्फ NOBr लिखा हो, समझ जाना। अभी कंफ्यूज नहीं होना, चमत्कार हो जाएगा। कैसे? हाइड्रोफॉर्म गैस। हाँ, अगर तुमने कब आइडोफॉर्म लगाना है और कब हॉफमैन ब्रोमामाइड, बहुत ही खतरनाक पॉइंट है। और इस पे इतना कंफ्यूज करते हैं बोर्ड वाले और कंप्यूटर वाले, मतलब पेल के मजा लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये है और एक ये दे दिया। अभी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देखो। दिस इज एसिटोफिनोल। बेंजामाइड, ये क्या है? एसिटोफिनोल। ऐसा बनाएगा, दोनों में क्या डाला? आप NaCl NOBr दोनों में NOBr डालेंगे। यहाँ क्या बनेगा और यहाँ क्या बनेगा? यहाँ इतना इंपॉर्टेंट हिंट दे रहा हूँ, मजा आता है इसमें। अगर ये हमने इसको मेन नोट्स में लिखना है, इसको साइड में लिखना है ना, यूनिवर्सल रूल में अमाइड के साथ में NOBr मतलब अमाइड के साथ में आएगा तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन लगाना है। मतलब कीटोन के साथ में तो एल्डिहाइड के साथ में, अल्कोहल के साथ में तो आइडोफॉर्म टेस्ट लगाना है। एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल ओनली। ठीक है,
समझ रहे हो? Yes. ये जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये CO हट जाएगा और NH यहाँ जुड़ जाएगा, क्या बन गया एनिलीन, क्या बन गया Aniline. यहाँ क्या होगा H3 है तो उधर Br लगेगा. ब्रोमो फॉर्म बन जाएगा Form हो जाएगा. Yes. और यहाँ ONA लग जाएगा। Yes. तो सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड बन जाएगा Yes. प्लस ब्रोमो फॉर्म बाहर निकल जाएगा। Yes. आया समझ में? चलो वो तो नॉलेज था, इसको लेना है ठीक है, ले लिया नहीं लिया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो बाद में नहीं है। ये क्वेश्चन पे आ जाता है फिर से प्रोपेनामाइड से इथेनामाइन तो बनी क्या होगा, Yes. क्या हो गया? Yes. अब अब इस इस CO को हटा दो, हटा जाएगा. आपका काम तो हो गया। बाय प्रोडक्ट है बाहर का वो नहीं हो जाएगा। प्रोपेनामाइड से इथेनामाइन बन गया, और एरो का लिखना था एनो। तो अगर आपको ये सब याद नहीं आया तो आप ये भी लिख सकते हो, नीचे लिखो ना ऑफ में ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन क्या हो रहा है, एक कार्बन कम हो रहा है ना, प्रोपेन से क्या बन गया इथेन। आया समझ में? ये कैसा कंपाउंड है, ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप वाला, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप से नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप में एंट्री का रास्ता है। ऑक्सीजन से नाइट्रोजन कंपाउंड में एंट्री का रास्ता हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से मिलता है। क्लियर है? Yes. तो ये हॉफमैन ब्रोमाइड का यहाँ पर एप्लीकेशन हो गया। अभी हर बार लगे आप मेरे पूरा एक बार समझ लो रिडक्शंस, रिडक्शन की पूरा डिटेल, फिर उसके बाद इसको लिखना है एक साथ। तो इसका कोई संबंध नहीं है नॉलेज के लिए, इसका ये नहीं आएगा तो एक्सरसाइज के कई सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे ना, एक्सरसाइज में बहुत दिक्कत आएगी, बोर्ड क्लियर में भी दिक्कत आएगी। और कन्वर्जन्स में जो आपने प्रैक्टिस बनाना चाहते हैं उसके लिए रिडक्शन, मैंने आपको रिडक्शन का पूरा चार्ट बनाकर दिया है कि हम किस किस का रिडक्शन कर सकते हैं और क्या क्या बनने वाला है। तो एक एक करके जरा सभी के रिडक्शन। सबसे पहले आता है रिडक्शन ऑफ नाइट्रोअल्केन। तो नाइट्रोअल्केन का मतलब होता है RNO। क्या होता है RNO, कोई भी हो सकता है ये। तो इसका रिडक्शन किससे करा सकते हैं, रिडक्शन के लिए हमारे पास में हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ निकल, ठीक है, हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ निकल, हम इसे रिडक्शन करा सकते हैं, या हाइड्रोजन प्रेजेंस क्या हो जाएगा, दो O हट जाएंगे, दो H बन जाएगा RNH2। लेकिन अगर सेकंड एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कराना हो तो हमारे पास दो तरीके हैं, Ap in presence of HCl या फिर Sn in presence of HCl। कंफ्यूज मत होना, फिर से आपको बता रहा हूँ, जैसे यहाँ SnCl2 plus HCl वो स्टीफन थी, यहाँ Sn with HCl है, SnCl2 नहीं है। तो एक्चुअल में ये आयरन स्क्रैप है। आयरन स्क्रैप मतलब वो कबाड़, कबाड़ का लोहा नहीं बोलते, कबाड़ी वाला रस्टी है मतलब वेस्टेज आयरन, जैसे टूट मकान, जो किसी मकान को तोड़ा रिकंस्ट्रक्ट करके वहाँ पे जो वेस्ट लोहा निकलता है ना, आयरन स्क्रैप यानी कचरा, भंगार है ना, वो आयरन का भंगार। तो मतलब कहना ये चाह रहा है कि क्वालिटी वाला आयरन एक्सपेरिमेंट डुबाने की जरूरत नहीं है। भंगार वाला आयरन भी अगर एक्सपेरिमेंट डुबाओगे और उससे जो हाइड्रोजन निकल रही है ना, वो भी इससे रिडक्शन कर देगी, मतलब सस्ते में काम हो जाएगा। आयरन स्क्रैप ना, आयरन स्क्रैप का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या बन जाएगा भाई, एनिलीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एनिलीन। तो नाइट्रोअल्केन भी बना सकते हैं, मतलब इससे एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों अमीन बना सकते हैं। एलिफेटिक जैसे अभी मैंने बताया ना, ध्यान से समझो, ऑपेन ब्रोमाइड से एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों बना के दिख रहा है ना। यस, तो ऑपेन ब्रोमाइड से एलिफेटिक दोनों बन सकते हैं, केवल एलिफेटिक से नहीं बन सकते। यहाँ बनाया आपने एलिफेटिक एरोमेटिक। थर्ड, रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड CN। साइनाइड में क्या करोगे, रिडक्शन करोगे, क्या नाम है, हाइड्रोजन डाल दो, LiLH को, हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ निकल, क्या होगा, यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे H आएगा, ठीक है, इसलिए आएंगे RCH2NH2, क्या बन जाएगा, RCH2NH2। क्लियर है, ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ भी दो, यहाँ दो H लगे, यहाँ दो। अरे ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है तो दो हाइड्रोजन डालना पड़ेगा ना। नहीं आया समझ में, तो साइनाइड से बन गया। अभी
अभी और किसे बना सकते हैं? अमाइड से। अमाइड का क्या करो? रिडक्शन कर लो, सेम रिडक्शन। यस तो CO की जगह CH2 आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? RCH2 NH2 बन गया। यस रिडक्शन के लिए बस आपको NiNH2 और हाइड्रोजन सब निकल, तो यहीं पे चेंज हो रहा है, ध्यान रखना। क्लियर? एंग्लिन बनाने की दो ही मेथड है, एक ये एक ये। यस ये दो मेथड अपने माइंड में सेट करके रखो। अभी रिडक्शन हम किसका कर सकते हैं? अभी रिडक्शन इमाइन, ये मैंने सिलेबस से बाहर जाके बताया है। इमाइन है आपके सिलेबस में, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन की जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें जो बनता है उसका रिडक्शन कर दें तो अब ये किसको याद आएगा? जिन्होंने अमोनिया डेरिवेटिव NH2Z, Yes. हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन ये वाली रिएक्शन पढ़ी होगी। तो इधर देखो फ्रॉम इमीन या इमाइन। इमीन क्या होता है? इमीन जो होते हैं उसमें एल्डिहाइड और कीटोन की प्राइमरी अमीन से रिएक्शन होती है। यस होती है ना? यस RNH तो इमाइन जो होते हैं उनके से होते हैं C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे फिर भी लगा होता है और यहाँ लगा होता है R। क्या लगा होता है? इसे बोलते हैं इमाइन। क्या बोलते हैं? इमाइन इसमें डाल दो, इसका कर दो रिडक्शन। क्या कर दो? रिडक्शन यहाँ H आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, आपको आपका RNH2 मिल जाएगा। मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? आया समझ में? इसका रिडक्शन करने में आपको क्या मिल जाएगा? RNH2 मिल जाएगा। आया समझ में? अभी कैसे मिलेगा? देखो ये जो ये यहाँ पे भी ये RN और ये CH2 लगा रहेगा तो ये पूरी चेन के साथ में आएगा। यस लेकिन ऑक्सीजन क्या होता है? OH OH। हो गया। अभी ये जो ऑक्सीजन है इसका भी क्या करोगे? रिडक्शन वही अलग वही। तो इमीन है, ऑक्सीजन है, हम इनके भी क्या कर सकते हैं? रिडक्शन से इसको बना सकते हैं। तो ये पॉइंट अभी यहाँ पे इसमें भी पानी डालोगे, इसमें देखो H, ये H के साथ में NH2 और OH बाहर निकालेगा। यस ठीक है, आपका दिस इज ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन हमने किसे बनाया? NH2OH से बनाया। जो NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन है, अगर आपने रिवर्स किया तो आपको एल्डिहाइड के साथ ये मिलेगा। लेकिन इसको क्या करना है? रिवर्स पानी नहीं डालना है, रिडक्शन करना है। इसमें भी अगर पानी डाल देते हैं, पानी डालने से ये मिल जाता, यहाँ पे दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पानी डालने से काम नहीं होता। तो हमने एक लाइन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? वो याद कराने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि अमोनिया डेरिवेटिव जितनी भी रिएक्शंस हैं वो सब रिवर्सिबल है। क्या है? रिवर्स। और एक पॉइंट कहा था कि अमोनिया डेरिवेटिव से जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं वो सॉलिड क्रिस्टलाइन होते हैं, तो उनसे वापस करा सकते हैं ना। ये सिर्फ याद दिलाने के लिए आपको यहाँ बताया, लिखना नहीं है, समझ रहे हो? आपको ये पॉइंट को ध्यान रखना है। रिडक्शन में हमारे पास नाइट्रोअल्केन, नाइट्रोबेंजीन, साइनाइड और अमाइड। अब अमाइड बहुत इंटरेस्टिंग है, क्यों है? इसको समझो। अमाइड से ये काम भी करा सकते हैं, अमाइड से ये काम भी करवाया जा सकता है, समझ लो। लेकिन अगर क्या आपने किसी को याद आ रहा है कि अमाइड का अगर हाइड्रोलाइसिस कर दिया जाए, अमाइड में अगर पानी डाल दिया जाए तो क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है ना। यस मतलब अमाइड कैसा हुआ? बहुत इंटरमीडिएट पॉइंट हो गया। यस अमाइड से इधर भी एंट्री हो सकती है, अमाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में भी जा सकते हैं। यस साइनाइड भी वैसा ही है, साइनाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में भी जा सकते हैं और साइनाइड से अमीन में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल रूल में आएंगे कन्वर्जन। दिस इज ऑल अबाउट ऑक्टेन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। लिखेगा कैसे? ऑक्टेन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एलिमेंटिक अमीन, ऑक्टेन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अमीन। इससे दोनों बनाए जा सकते हैं। वो लिख लिया, फिर ऑक्टेन ब्रोमाइड का एक क्वेश्चन कर लिया, इतना लिखा होता है। इनके बाद रिडक्शन, रिडक्शन के सारे पॉइंट यहाँ पर नहीं लिखना है। इमीन और ऑक्सीजन कुछ में हम आपको काम के लिए इनसे आपको एक बार टच करना था, रिलेट करना था, ये इतने क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट ऑल द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ
amines. Now dividing physical properties of amines. First, solubility. Dividing solubility. 0 point first. They are soluble in water. Amines are soluble in water because they can form hydrogen bond with water. First point, they are soluble in water because they can form hydrogen bond with water. Second point, decreasing order of solubility: 1 degree, 2 degree, and 3 degree. 1 degree, 2 degree, and 1 degree means सबसे ज़्यादा soluble है, 2 degree, 3 degree. Reason इस ऑर्डर के पीछे कारण क्या है? क्योंकि 1 डिग्री के पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है. क्यों है? आप खुद ही सोचिए भाई. देखो ये रहा प्राइमरी अमीन में नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन लगे होंगे? 2. लेकिन 3 डिग्री अमीन में नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं होगा. तो ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा कैसे? लेकिन ये क्या करेगा? देखो इसका H और उसका बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड. इसका O इधर बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड. ये ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड कब बना है? ये कैसे बना है? यहाँ पे पानी आके बैठा ही है. कोई बॉन्ड नहीं बना सकता. कोई रिएक्शन नहीं है. ऐसा होगा ना जीवन में? नहीं है. अपन ज़्यादा डालते रहते हैं. कोई स्पॉन्ज तो वैसे ही होगा भाई. 1 डिग्री ठीक है. यहाँ पे काम चल रहा है. 2 डिग्री में काम चल रहा है. तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्यूशन. रीजन समझ आया? Because in 1 degree amine it can form large number of hydrogen bonds. 1 degree amine doesn't contain any hydrogen directly attached with nitrogen. That's why it cannot form hydrogen bond with water. 3 degree amine water के साथ hydrogen bond नहीं बना सकता. ये फिगर बना देगा. ये इसको करेक्ट कर देता हूँ ना. ये यहाँ पे करेक्ट है. यहाँ OH2 यहाँ लिखता हूँ. इसको OH2 दो हाइड्रोजन बॉन्ड. इसमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें एक भी नहीं है. ओके. 40 के साथ कितना बनेगा? नेक्स्ट सेकेंड बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट के वही 2 फैक्टर जो हमेशा से काम करते हैं. वैसे तो नहीं, बट सबसे पहला फैक्टर है मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट. तो रूल 1 जो है वो तो फिक्स ही है. मॉलिक्यूलर मास है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट. ये समझाने के लिए ऐसा लिखा जाता है. बोर्ड में ऐसा नहीं लिखा है. तो मास का रिलेशन जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया मिथाइल अमीन प्रोपाइल अमीन. तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? प्रोपाइल अमीन. उसमें उसका मास ज्यादा रहता है. लेकिन क्वेश्चन इतना आसान था ना. नहीं चाहो तो मैं जैसे एग्जांपल लिख लो. इसका एग्जांपल रोजल लिख इसका एग्जांपल क्या होगी? मिथाइल अमीन. स्ट्रक्चर एग्जांपल लिखो. सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका? प्रोपाइल अमीन का. प्रोपाइल अमीन मिथाइल अमीन के बाद मिथाइल अमीन CH3 NH2. ठीक है. ये इसमें क्वेश्चन भी हो गया होगा. अभी नेक्स्ट रूल क्या है? मान लो आपको आइसोमेरिक दी है. आइसोमेरिक ठीक है. ऐसा नहीं मतलब आइसो 1 डिग्री में इसका 2 डिग्री में इसका मास सबका सेम है. मास सबका सेम है. स्ट्रक्चर अलग अलग है. तो वहाँ कैसा चलो सपोज मेरे पास में है ब्यूटेनामीन. अब इसी का मैंने एक फंक्शनल आइसोमर बना दिया. नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट करके एक कार्बन लगा दिया. यहाँ 3 कार्बन. ठीक है. ये बना दिया. और इसका एक और फंक्शनल आइसोमर ऐसा बना दिया भाई. ओके. तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? क्योंकि उसमें से डायरेक्ट कैसे आ रहा है? अगेन किसका होगा सबसे ज्यादा? 1 डिग्री. क्योंकि यहाँ पर भी बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करेगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. किस पर डिपेंड करेगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी क्योंकि
क्या नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन तो है ना। यस तो इन आइसोमेरिक अमाइंस डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? इन आइसोमेरिक अमाइंस डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। आया समझ में? यस 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, क्योंकि बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके बेस पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तो लिख लिया, ये भी लिख लो, ये वाली लाइन लिख लेना। रूल नंबर 2 will be 1 degree 2 degree and 3 degree amines. In isomeric amines, decreasing order of boiling point 1 degree 2 degree and 3 degree amines. So this is all about the physical properties. मान लीजिए आपके अगर किसी दिमाग में ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हो अगर तो इसका उठा है वो रख लो कि अगर सर मैं इसको सिंपल 1 डिग्री रखो लेकिन ब्यूटेन को अमीन बना लूं, ब्यूटेन टू अमीन। यस क्या बना दूं? ब्यूटेन टू अमीन। हालांकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पर आपने उठाया नहीं इसलिए कराने का मन नहीं कर रहा, सोचा कि करवा दूंगा यार, नुकसान नहीं। ये ब्यूटेन अमीन ब्यूटेन अमीन टू ब्यूटेन अमीन। ना नहीं ये 4 बनेंगे ना इसके। यस ठीक वैसे ही जैसे कि अल्कोहल के बनते हैं, तो हम ये तो कर सकते हो ना, ब्रांचिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल ब्रांचिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। रूल नंबर 3 3 तीन ही रूल तो पढ़े हमने, यस मास हाइड्रोजन बॉन्ड and ब्रांचिंग हो जाएगी। तो ये वाला क्वेश्चन आप करके लाओगे, अरेंज दिस फोर आइसोमेरिक अमीन्स इन, इनको नंबर भी दे दो भाई, ये स्ट्रक्चर नंबर 1, ये स्ट्रक्चर नंबर 2, ये स्ट्रक्चर नंबर 3, स्ट्रक्चर नंबर 4 और मुझे करके कल बताओगे। Arrange the following 4 isomeric amines in decreasing order of बॉइलिंग पॉइंट। boiling point. हो गया? यस Now we are reading chemical properties. अभी तक हम ऑक्सीजन साइक्लिंग दूसरे ग्रुप में पढ़ते थे, सबसे पहली प्रॉपर्टी एसिडिक कैरेक्टर, यहाँ पे आएगा बेसिक कैरेक्टर। केमिकल प्रॉपर्टीज का पूरा फ्लो चार्ट बनाए, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे सबसे पहले आता है बेसिक कैरेक्टर। सबसे पहले क्या आएगा? बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर के बाद अल्काइलेशन, अल्काइलेशन के बाद असाइलेशन, असाइलेशन के बाद बेंजोइलेशन। बेसिक कैरेक्टर, अल्काइलेशन, असाइलेशन एंड बेंजोइलेशन के बाद हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो पढ़ चुके हैं, कार्बिल अमीन, कार्बिल अमीन रिएक्शन क्या है ये? कार्बिल अमीन। कार्बिल अमीन इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ रहे हैं, क्लोरोफॉर्म में इसको डिस्कस कर चुके हैं। कार्बिल अमीन रिएक्शन के बाद रिएक्शन में नाइट्रस एसिड, रिएक्शन में नाइट्रस के बाद में आई सबसे लास्ट में आने वाला है हिम्सबर्ग रिएजेंट टेस्ट। कौन सा नाम है? पूछा जाता है कि क्या होता है, कुछ नहीं, वेरी शॉर्ट। अब अल्काइलेशन, असाइलेशन के अंदर सब पानी, असाइलेशन विद एसिड क्लोराइड, असाइलेशन विद एस्टर, असाइलेशन with
एसिड एंड हाइड्राइड, एसिड एंड हाइड्राइड क्या लिख सकते हैं? कंजर्वेशन कैसे लिख सकते हैं? बेसिक कैरेक्टर में जो याद रखने के लिए रिएक्शन में एसिड एंड रिएक्शन में वाटर, दो पार्ट इसके अंदर हम ठीक है। तो दिस दो चार फॉर कंप्लीट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अमाइन। तो नाउ व्हाट अबाउट हेडिंग बेसिक कैरेक्टर, सबसे पहले बताओ डालो हेडिंग स्टेज ऑफ बेसिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन करते हैं अगेन बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन जैसे एसिड में पढ़ते थे। हाउ कैन यू शो दैट, देखो सीरीज ऑफ क्वेश्चन, हाउ कैन यू शो दैट अमाइन्स आर बेसिक इन नेचर, हाउ कैन यू शो दैट अमाइन्स आर बेसिक इन नेचर, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, list out the factor affecting the basic factor affecting the basicity of amines, factor affecting the basicity of amines. Then next, what is the order of basicity of amines, order of basicity of different type of amines, what is the order of basicity of different type of amines in gaseous state, Next question, arrange the different type of amines, different type of ethyl amines, different type of ethyl amines in decreasing order of basicity in aqueous state, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, what will be the order of basicity of different type of methyl amines, कितने क्वेश्चन हुए? पहले बेसिक 5 क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके बाद इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स को पढ़ेंगे। जैसे किसी भी कंपाउंड को अगर एसिड शो करना, एसिड प्रूव करना है तो आप क्या करते हैं? रिएक्शन विद मेटल कराते हैं, रिएक्शन विद बेस कराते हैं। वैसे ही अगर अमाइंस को एसिड बेस प्रूव करना है तो उसकी एसिड से रिएक्शन कराते हैं। ये होता है कोई भी एसिड क्या होता है? एनी एसिड हैव टेंडेंसी टू गिव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। जो पानी में H+ आयन दे वो एसिड, जो पानी में OH- आयन दे वो बेस। तो इन दो रिएक्शन से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि अमाइंस क्या है, बेसिक नेचर के होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर लिखो। क्वेश्चन फर्स्ट, रिएक्शन विद एसिड एंड रिएक्शन विद वाटर। कोई सा भी अमीन दे दो भाई, मैंने RNS2 को पकड़ लिया, ये रहा RNS है ना, प्राइमरी मीनिंग ले लिया। अब इसकी मैं HCl से रिएक्शन कर रहा हूं, क्या होगा?
Cl. नाइट्रोजन के पास क्या है? Lone pair. Lone pair. इसकी लोन पे H प्लस के पास जाएंगी, Yes. बोलिए में आ रहा है समझ में? Yes. और बन जाएगा RNH3 प्लस 3 plus. ये कौन है? Cl minus. एसिड। Yes. और स्मॉल प्रोडक्ट बनता है R, ध्यान से समझो, NH3 plus RNH3 plus प्लस Cl minus. इज सॉल्ट। Salt. Yes. तो अगर एसिड डालने पे सॉल्ट बन रहा है, इसका मतलब ये बेस होगा, बेस होगा ना? Yes. Yes. इट शोज दैट इट इज Base. बेसिक इन नेचर। अब एक रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन समझो फिर लिखता हूं RNH, ठीक है? अब इसकी पानी से रिएक्शन कराई, मतलब पानी से रिएक्शन कराई, तो जो आपका बना वो RNH3 Plus और OH OH minus. minus Yes. और यहाँ पर है इक्विलिब्रियम का सिंबल, क्या है बेटा? Equilibrium. जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्यों? तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस Kb, और उसको कैसे लिख सकते हैं? Kb इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस वाटर का कंसंट्रेशन तो लिखते हैं, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ RNH2 दिस द फॉर्मूला ऑफ Kb। ऐसे ही एसिड नहीं बनता है, और हम सबको पता है कि Kb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक, जितना ज्यादा Kb उतना अच्छा बेस, और जितना कम Pkb। तो भाई Kb इक्वल टू नहीं होता है, Pkb is equal to minus log of आया समझ में? Yes. बोलते ही नहीं। Yes. तो पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ खत्म हो गया, ये सब नहीं लिख के आना है, ये समझाया है, हमने ये भी लिख कर आए। रिएक्शन विद एसिड एंड रिएक्शन विद वाटर, पानी से रिएक्शन कराने पे बाहर क्या निकला? OH minus. मतलब ये OH माइनस दे रहा है, Yes. इसका मतलब ये क्या है? बेस है। एसिड से रिएक्शन कराने पे क्या बनता है? सॉल्ट। सॉल्ट का बनना क्या शो करता है? Base. इसका नाम क्या है? अल्काइल अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम है? Alkyl ammonium chloride. अल्काइल अमोनियम क्लोराइड। अब यही रिएक्शन H2SO4 के साथ भी करा सकते हैं ना, वो भी तो एसिड है। Yes. अरे एक ही नहीं है? Yes. तो आप H2SO4 के साथ एक होमवर्क में लिख लेना, किसी भी अमीन की आप H2SO4 के साथ रिएक्शन करा के बताओगे ना, रिएक्शन H2SO4। यहाँ पे मैंने लिखा है एसिड, एसिड कोई सा भी दे सकते हैं, HCl, H2SO4, HNO3, अलग अलग एसिड आपको दिए जा सकते हैं। ठीक है? ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख लो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 ना हमारा कि बेसिक नेचर किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है ना, यहाँ तो लिख लो, following 3 factors decide the basic nature of amines. Following 3 factors decides the basic nature of amines. First, plus I effect, positive inductive effect. Positive inductive effect. Second, steric effect. Steric effect. Third, solvation effect. SOLVATION. SOLVATION. Solvation effect. अभी एक एक करके हम तीनों फैक्टरों को डिटेल में पढ़ते हैं। अरे समझो, हेडिंग डालो, basicity on the basis of plus I effect. Basicity on the basis of plus I effect. अभी मेरे समझो भाई, है ना, आराम से पूरा इज्जत से समझो उसको। पहले केस 1, फर्स्ट फैक्टर, फैक्टर 1 E कौन है? प्राइमरी एलिमेंट। Primary है। E. E कौन है सर? आपने E कौन बोला? Secondary है।
तो कभी लालू को याद करना था, लालू साहब ज़्यादा टर्शनियम काम के इंसान ने पहले से रेलवे मिनिस्टर रहे हैं लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने कभी रेलवे का किराया नहीं बढ़ाया 10 साल में। ठीक है, वो वहाँ रेलवे में छोड़ो, ये प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, यहाँ सॉल्ट क्यों बन पा रहा है? इलेक्ट्रॉन्स के पास है इसलिए, क्योंकि ये अपनी लोन पेयर दे रहा है। किसको दे रहा है? H को, प्रोटॉन को। मतलब ये प्रोटॉन ले रहा है। यस, वो नहीं, कुछ बात समझ में आ रही है? तो ही नहीं। यस, Any amine can shows its basic nature only and only when it can accept proton. Without accepting proton, it cannot show basic nature. लेकिन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा कब? जब वो लोन पेयर देगा। यस, जब वो क्या देगा? अरे तभी तो होगा। So basic property of any amines depend on its protonation tendency. इस पर डिपेंड करती है प्रोटोनेशन टेंडेंसी, इस पर डिपेंड करती है प्रोटोनेशन टेंडेंसी। अगर प्रोटोनेशन होगा, बोल में इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, any amine shows its basic nature by accepting proton। मतलब ऐसी लाइन any, हमने ये हेडिंग तो डाली रहती होगी भाई। यस, any amine, any type of amine shows its basic nature only and only by accepting the proton। और इसको यूनिवर्सल रूल बनाकर टॉप पे भी लिख लेना, ये नोट्स में तो लिख लिया, टॉप पे भी प्रोटोनेशन ऑफ अमीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स बेसिक नेचर। प्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। अगर प्रोटॉन लेगा ही नहीं तो ना तो सॉल्ट बनता, ना OH माइनस बाहर आता। अरे पानी में से OH निकला कैसे? इसने इसका H ले लिया तभी तो OH बाहर निकला। तो बात समझ में आ रही है? सो प्रोटोनेशन इज द की फैक्टर। अरे कौन सा फैक्टर है? की फैक्टर है। ये समझो, लिखिए ये देखो भाई, अभी ये तीनों अमीन है, थोड़ा सा स्पेस के साथ बना दो ना। ये यहाँ तक दिख रहा है भाई? ये दिख रहा है? पूरा बोर्ड दिख रहा है। ये R, ये N, ये A, ये कौन है? प्राइमरी अमीन, ये लोन पेयर। इसके बाजू में H प्लस बैठा है। ये R, ये N, ये H, ये लोन पेयर। ये R कहाँ गई? पूरी है ना? यस, इसके बाजू में H प्लस बैठा है। देखिए, और एक बनाते हैं हम 3 डिग्री अमीन। सुनते ही नहीं हो? सुन रहे हो? तो नहीं है कोई भाई? ये 3 डिग्री अमीन, ये बिल्कुल पास में आके बैठ गए। प्रोटॉन बिल्कुल रेडी है लोन कर लेने के लिए। यस, देने का मन भी तो होना चाहिए। यहाँ एक ही आर है, वहाँ 2 है, यहाँ 3 है। वो आर क्या होते हैं? ये रखना दे रहे लोन कर लाओ मतलब यहाँ से लोन पे इधर जाएगी, प्रोटॉन को लेकर आओ। यस, में इन तीनों का प्लस है इफेक्ट, फटाफट प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा ना। यस, तो और मान लो इनसे डायरेक्ट आता एक और है NH3 शाबाश। यहाँ प्रोटॉन बिल्कुल बाद में बैठा है, बट नहीं लेगा। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी? 3, 2, 1। 3 डिग्री 1 डिग्री एंड सबसे कम बेसिक नेचर कौन है? इसके बेस पे इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे, इसके बेस पे किसी बेसिक फैक्टर को देखा है, इसके बेस पे इंडक्टिव इफेक्ट। तो आप सबने हेडिंग डाल रखी है ना, बेसिसिटी ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट, बोल में लिखो इसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, on the basis of inductive effect, the order of basicity will be
डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अमोनिया ऐसा लिखना है। आपको ये फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं, तो समझाने के लिए भाई, ठीक है। और रीजन आपको पता है, यू नो दैट प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस बी नो। रीजन क्या है, यू नो दैट ऑल अल्काइल ग्रुप शोज प्लस आई इफेक्ट एंड नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। तो ये सारा रीजन आपको पता है, ये आप जानते हो। ये फिगर नहीं बनाना है ना, इसका आवश्यकता नहीं, तो समझाने के लिए काफी ज्यादा है। तो बाद में आपको अगर लगता है कि नहीं मुझे नोट्स से समझना है, पढ़ना है, तो अपनी श्रद्धा भक्ति से आप इसको छोड़ सकते हो ना। ये हो गया कॉन्जुगेशन ऑफ प्लस आई इफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं? नो सर। समझ में। चलो सेकंड फैक्टर के ऊपर आते हैं। कॉन्जुगेशन ऑफ स्टेरिक स्टेरिक हिंड्रेंस। अभी समझो, देखो कहानी का पूरा मजा लेना बंद मजा आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। अब ये स्टेरिक हिंड्रेंस के बेस पे देखिए, ये सब हटा देंगे। तो यहाँ आपसे समझने का निर्णय दिया कि कोई भी अमीन बेसिक नेचर का तभी होता है जब वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, जब तक उससे प्रोटॉन जुड़ेगा नहीं तब तक बेसिक नेचर अपीयर नहीं होगा। प्रोटॉन और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के लिए दो कंडीशन है, एक तो लोन पेयर देना, दूसरा प्रोटॉन पास में आना चाहिए। दोनों कंडीशन फुलफिल हो। तो अभी हम सबसे छोटा 3 डिग्री अमीन लेते हैं। सबसे छोटा 3 डिग्री अमीन कौन है? ट्राइमिथाइल अमीन। सबसे छोटा CH3 होल थ्राइस N, ये सबसे छोटा 3 डिग्री अमीन है, ठीक है। सबसे छोटा 2 डिग्री अमीन CH3 होल थ्राइस NH भी होगा, यस। और सबसे छोटा प्राइमरी अमीन CH3 NH2, CH3 CH2 या CH3 NH2, ठीक है। तो मिथाइल और अमोनिया NH हो गया। अभी ये चारों के केस को देखते हैं। राइटर के पास नोट पे, अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। स्टेरिक हिंड्रेंस का क्या इफेक्ट होगा यहाँ पर। नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp3 और ये तीनों कार्बन भी sp3 हाइब्रिड, यस। अरे जब sp3 है तो तीनों हाइड्रोजन ऐसे तो रहेंगे नहीं, कैसे है? ये स्पेस में ओरिएंटेड है, कैसे भाई? इनका टेट्राहेड्रल फॉर्म में स्पेस में ओरिएंटेशन है, आया नहीं? यस। बोलते ही नहीं, यस। ये भी ऐसा पहला फॉर्म है, तो समझ में आ रहा है? दूसरे प्रोटॉन को आने नहीं देंगे। ये प्रोटॉन लेने के लिए पूरा तैयार है, प्रोटॉन पास में ही नहीं आ सकता, क्योंकि प्रोटॉन और इसके बीच में खाई बनी हुई है। यहाँ प्रोटॉन के पहुंचने का रास्ता ही नहीं है ना, तो समझ में आ रहा है? यस। और इन केस ऑफ अमोनिया, अभी देखो बहुत इजीली प्रोटॉन पास में आ सकता है ना, प्रोटॉन कैन इजीली अप्रोच टुवर्ड्स अमोनिया, लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन नहीं, नाइट्रोजन के आसपास में नहीं आ सकता। जब आसपास आएगा ही नहीं तो लोन पेयर देगा क्या? नो। जब लोन पेयर दे ही नहीं सकता, प्रोटॉन ले ही नहीं सकता, तो क्या ही बेसिक नेचर हो? नहीं। तो सबसे अच्छा बेस कौन है? NH3। Right. On the basis of steric hindrance, the order of basicity is ammonia 1 degree, 2 degree, 3 degree. सिर्फ स्टेरिक हिंड्रेंस के बेस पे, यस। इसके बेस पे स्टेरिक हिंड्रेंस, इंडक्टिव के बेस पे ऑर्डर कुछ और था और स्टेरिक हिंड्रेंस के बेस पे ऑर्डर कुछ और है। स्टेरिक हिंड्रेंस मींस द ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएटेड बाय द अल्काइल ग्रुप, obstructions created by the alkyl group for protonation is known as steric hindrance. You know definition? The obstruction, basically on the basis of steric hindrance, the obstruction created by the alkyl group in protonation of any amine is known as
stirring hindrance. And the next one. On the basis of stirring hindrance, order of basicity will be ammonia 1 degree, 2 degree, 3 degree. अब एग्जांपल को देखो, आप सीधे देखो अमोनिया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री में 2 लिखना हो तो लिख भी सकते हो, कोई समस्या नहीं। ठीक है? तो हिंड्रेंस का इक्वेशन में है यस अमोनिया में बिल्कुल प्रोटॉन नजदीक तक आ सकता है और इट कैन इजीली एक्सेप्ट द लोन पेयर। जब ये बहुत इजीली लेगा तो इसका पोटेंशियल पास होगा। तो सबसे अच्छा बेस कौन हुआ? अमोनिया। दोनों में नाउ थर्ड फैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेशन इफेक्ट। अच्छा अभी मुझे आप बताओ जिसको बताओ जैसे रहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड कोई एसिड एसिडिक कैरेक्टर क्यों देता है? बाय कार्बोक्सिलिक एसिड शोज एसिडिक बिहेवियर। H प्लस आयन लेने के बाद H प्लस आयन लेने के बाद स्टेबल हो जाता है। कार्बोक्सिलेट आयन और वो स्टेबल इज मोर स्टेबल देन कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब प्रोटॉन को देने के बाद वो स्टेबल हो रहे थे। यस यही हमने फिनॉल में पढ़ा। फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल देन फिनॉल, एल्कोक्साइड इज मोर स्टेबल देन अल्कोहल। यानी कोई भी एसिड H प्लस यानी प्रोटॉन देने के बाद और ज्यादा स्टेबल होता है। यस ऐसे ही अमीन्स बेसिक नेचर यानी प्रोटॉन ले रहे हैं तो लेने के बाद स्टेबिलिटी आना चाहिए ना। अगर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद स्टेबिलिटी ही नहीं आए कोई काम का ही नहीं, प्रोटॉन को लेने का भी फायदा ही क्या होगा? बात समझ में आई? यस अरे वही स्टेबिलिटी यहाँ से नजर आती है सॉल्वेशन इफेक्ट। किसी प्रोटोनेटेड अमीन्स की वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कहलाती है सॉल्वेशन इफेक्ट। और वो जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। देखो the tendency of any protonated amine to form hydrogen bond with water is known as solvation effect. Next point is the stability of any protonated amine. Stability of any protonated amines depends on number of hydrogen bond. Means more is the number of hydrogen bond, more is the stability. जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती ही नहीं। यस अभी देखो, लेकिन ये पूरा कब होगा? ये सारा मामला है प्रोटॉन को लेने के बाद का, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद। समझ रहे भाई? यस तो देखो अमोनिया ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, ये NH3, ये RNH2 प्राइमरी अमीन, ठीक है, ये R2NH2 डिग्री अमीन और ये R3N3 डिग्री अमीन। इन सब ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, मान एक्सेप्ट कर लिया H प्लस H प्लस H प्लस। प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये सब क्या बनाएंगे? ये बन जाएगा अमोनियम आयन NH4 प्लस, ये बन जाएगा RNH3 प्लस,
ये बन जाएगा R2NH2 प्लस, ये बन जाएगा R3NH प्लस, हाँ या नहीं? यस। अमोनियम आयन, अल्काइल अमोनियम आयन, डाइअल्काइल अमोनियम आयन, डाइअल्काइल अमोनियम आयन। अमोनियम में से एक हटा देगा और R लगा देगा एक तरह से, ये सब बन जाएंगे। अब इन चारों की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। तो देखो NH4 प्लस में क्या होगा, इन केस ऑफ NH4 प्लस नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है और कितना हाइड्रोजन जुड़े इससे? 4। जब इससे 4 हाइड्रोजन लगे तो ये कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? 4। बात समझ में आई क्या? बोलते ही नहीं। तो स्टेबिलिटी क्या होगी? ये कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? 3। ये कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? और ये तो सबसे ज्यादा एक बनाएगा ना, नहीं बोलना भाई, एक हाइड्रोजन है ना, बात समझ में नहीं? यस। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? अमोनियम आयन। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? अमोनियम आयन। तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद अमोनिया का अमोनियम आयन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या होना चाहिए? अमोनिया की सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। यस। आ रहा है समझ में? यस। अमोनिया का आई क्या बात समझ में? यस। बोलते ही नहीं। यस। तो ऑन द बेसिस ऑफ अभी सॉल्यूशन इफेक्ट में आप ऐसा फिगर बना सकते हो ना, ठीक है? NH4 प्लस ये फिगर एक बार बनाओ क्योंकि काम आता है मेरे एग्जाम में। ठीक है, ये नहीं यूज करेगा, बट ये वाला सॉल्यूशन इफेक्ट के अंदर ये जो ये फिगर बना दो फटाफट और फिर इसका अभी लिखो इसके नीचे पॉइंट फटाफट। ये फिगर बनाने के बाद ये तो ये नहीं लिखना है भाई, है ना? ये आपको समझाने के लिए कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद क्या बनता है? अमोनियम, अल्काइल अमोनियम, डाइअल्काइल अमोनियम, डाइअल्काइल अमोनियम और अमोनियम आयन हाइड्रोजन बॉन्ड से सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बन रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेशन इफेक्ट, on the basis of solvation effect, the order of basicity will be ammonia 1 degree, 2 degree and 3 degree amine। तो ये किसके बेस पे आया? सॉल्यूशन। अभी थोड़ी देर पहले है ना, यहाँ पे तीनों फैक्टर हो जाते हैं, ठीक है? अब हेडिंग कंक्लूजन। अब उसको कंक्लूजन को पहले समझो फिर लिखो। सॉल्यूशन कहता है कि अमोनिया सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है और 3D अमीन सबसे वीक बेस है। स्टेरिक हिंड्रेंस भी यही कहता है कि अमोनिया सबसे अच्छा बेस है और 3 डिग्री सबसे वीक बेस। लेकिन प्लसाई इफेक्ट कहता है कि 3 डिग्री सबसे अच्छा बेस है, 3 डिग्री सबसे अच्छा बेस है, then 2 डिग्री, then 1 डिग्री and then आई क्या समझ में? यस। this order according to प्लसाई इफेक्ट। किसके बेस पे भाई? प्लसाई इंडक्टिव। तो इंडक्टिव इफेक्ट में ये ऑर्डर आ रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस में ये ऑर्डर है। तो जब एग्जाम में जैसे मैंने आपको दिए, अब देखो, अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन नंबर 2 इतना लंबा चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में तो सिर्फ 3 फैक्टर लिस्ट करने को बोले थे, उसके बाद बोर्ड में इन तीनों पे डिटेल भी आती है, एक्सप्लेन करो। तो आप इंडिविजुअल एक फैक्टर को जैसे मैंने बताया वैसा एक्सप्लेन करोगे, समझ में आया? तीनों फैक्टर अलग अलग एक्सप्लेन होते हैं। और जो तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड फोर्थ जो नीचे की क्वेश्चन है, वो तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको कंक्लूजन बताओ। क्या बताओ? कंक्लूजन। एक्चुअल में ये पूरा ऑर्डर है ही नहीं। अभी समझो पूरा ऑर्डर, एक्चुअल ऑर्डर क्या है। सॉल्वेशन इफेक्ट कब अप्लाई होता है? प्रोटॉन लेने के बाद। लेकिन पहले प्रोटॉन ले तो सही, इसलिए इस इफेक्ट की कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, नहीं बचा। बचते कौन है? स्टेरिक और स्टेरिक
और इंडक्टिव ना इंडक्टिव। स्टेरिक कहता है कि मैं प्रोटॉन बहुत तेजी से ले सकता हूँ, लेकिन इसके पास प्रोटॉन पहुंच नहीं सकता। यस। अमोनिया के पास प्रोटॉन पहुंच तो जाता है, बिल्कुल पास में बैठ जाएगा, लेकिन लोन पेयर देने की टेंडेंसी उसमें नहीं है, क्योंकि पीछे कोई फोर्स देने वाला नहीं। यस। 2 डिग्री के साथ प्लस पॉइंट क्या है? उसके पास एक ऐसा रास्ता है जहां से प्रोटॉन आ भी सकता है और लोन पेयर दे भी सकता है। पहले 2 डिग्री आया समझ में? 1 डिग्री क्यों नहीं फैल जाएगा? क्योंकि 1 डिग्री में एक ही आर होता है, एक ही आर होता है, तो वो कम थी। प्रोटॉन यहाँ पे भी पहुंच सकता है, प्रोटॉन यहाँ पे भी पहुंच सकता है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोटॉन पहुंच रहा है उसको लोन पेयर इजीली मिल रही है ना। Yes. बात समझ में आ रही है? तो कंक्लूजन ये है, फाइनल ऑर्डर क्या होगा? 2 दिखाई दे रहा है भाई? यस। बोलिए। ये कंक्लूजन में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है 2 डिग्री। कौन होता है? 2 डिग्री। बचा 2 डिग्री एलिफेटिक अमीन्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे। बोलिए। बात आई समझ में? 2 डिग्री क्या होंगे? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। और जो सबसे वीकेस्ट होगा वो होगा अमोनिया। सबसे वीक कौन होगा? अमोनिया। अब लड़ाई सिर्फ किसके बीच में बची है? 1 डिग्री और 1 डिग्री और अभी समझो, एक ऑर्डर, 2 ऑर्डर होते हैं यहाँ पे, कंक्लूजन में 2 ऑर्डर आएंगे, 2 डिग्री 1 डिग्री अमीन और 3 डिग्री। 3 डिग्री अमीन एंड अमोनिया। कंक्लूजन का एक ऑर्डर ये रहा, कंक्लूजन का सेकंड ऑर्डर 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन और अमोनिया। अमोनिया तो सबसे आखिरी में आएगी और 2 डिग्री अमीन सबसे पहले आएगा, ये तो फिक्स हो गया था। यस। क्योंकि अमोनिया के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि प्रोटॉन बिल्कुल पास में आके बैठ जाए तब भी वो लोन पेयर नहीं देगा। बट 3 डिग्री और 1 डिग्री में क्या है? 3 डिग्री में स्पेस में सोचिए कि कुछ भी ना कोई रास्ता तो होगा ना स्पेस में, कहीं ना कहीं से तो प्रोटॉन पहुंचेगा, और जहां से भी पहुंच गया, जैसे भी करके अगर एक बार पहुंच गया तो लोन पेयर फटाक से दे देगा। यस। यस। क्योंकि अल्काइल ग्रुप है ना, उसमें प्लस साइड में समझ में आ रहा है? 2 ऑर्डर है, हमें कौन सा ऑर्डर याद रखना है सर? आपको दोनों याद रखना है, लेकिन यहाँ पर यहाँ आर होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ मिथाइल। क्या होना चाहिए? मिथाइल। दिस ऑर्डर इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मिथाइल अमीन इफ आर इक्वल टू CH3। लेकिन ये ऑर्डर सब पे अप्लाई होता है इफ आर ग्रेटर देन सी, मतलब CH3 को छोड़ के फिर कोई सा भी लगा, इथाइल अमीन, प्रोपाइल अमीन, मिथाइल अमीन। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, वो एग्जांपल वही है जो मैंने आपको क्वेश्चन में दिए हैं, मिथाइल अमीन और इथाइल अमीन। तो देखो, अगर आपको इनको ऑर्डर में अरेंज करने को दिया, ट्राई मिथाइल अमीन, डाई मिथाइल अमीन, मिथाइल अमीन और अमोनिया, तो ऑर्डर जो होगा, मान लो ये 1 है, 1 में 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो सबसे पहले आएगा 2 3, ठीक है? 2 के बाद 3 1। अच्छा वही उधर नंबर 3 है ना सर? नंबर 3 है। यहाँ पे ठीक है, में नंबर 3 ठीक है, फिर 1 और फिर 4 हो जाएगा। यस। यानी अमोनिया हमारा जो आ जाएगा वो सबसे लास्ट में आएगा। 2 डिग्री के बाद 1 डिग्री, 1 डिग्री के बाद 3 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा बोलो भाई? 3। सही बात है। Arrange the different type of ethyl amines in decreasing order of the basicity. नेक्स्ट, Arrange the what will be the order of basicity of different type of methyl amine? ये Fifth question. क्वेश्चन नंबर 55. फिफ्टी बोलो। Fifth. ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, ठीक है? और जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो हमारा Ethyl amine. इथाइल अमीन है। Yes. तो इथाइल का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? सेम ऐसे ही लिखना है उसको भी, C2H5 मोलटाइल N, ठीक है? अभी मैं ऑर्डर लिख देता हूँ, डायरेक्ट ऑर्डर लिख देता हूँ। डाइइथाइल अमीन, डाइइथाइल के बाद क्या इथाइल अमीन, डाइइथाइल अमीन, इथाइल Ethyl amine. What about
और फिर आएगा आया समझ में? बोलते ही नहीं है भाई। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, डायरेक्ट आंसर लिखा है। तो रीजन मैंने समझा दिए, रिपीट करने की आवश्यकता नहीं। देखो ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव बोर्ड का बहुत ही प्यारा टॉपिक है, क्योंकि इसमें बहुत कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर ये सारा इम्पैक्ट वाले कंक्लूजन और ये सारा उसका थ्योरी रीड करना, एनसीईआरटी रीड करोगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में दिया है, इसलिए इस टॉपिक को बार बार पढ़ो। ठीक है, जो लोग सुन रहे हो बार बार सुनो भाई, ठीक है? वो 2-3 बार देखो इसको, एक बार में ये याद भी नहीं होगा, फिर भी नहीं, दैट्स फैक्ट है। हमें भी एक बार में नहीं आया था, हालांकि कोशिश ये की कि बहुत अच्छे से इजी लैंग्वेज में समझा दूं, तो इजी लैंग्वेज में सारा सबको दे दिया है पर पढ़ना। और आज नहीं करा तो पूरा समझ नहीं आएगा कि ये भी ऑर्डर है, ये भी ऑर्डर है, ये भी ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर अप्लाई करूं, किस ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करूं, सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब बचता है एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 3, गैसियस ये सारा मामला मगजमारी तब जब सॉल्यूशन स्टेट में होता है ना तब। लेकिन अगर मान लो आपके पास मिथाइल अमीन, इथाइल अमीन, प्रोपाइल अमीन ये सब गैसियस स्टेट में है, तो गैसियस स्टेट में स्टेरिक हिंड्रेंस काम नहीं करता। इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ कौन काम करता है? इंडक्टिव इफेक्ट। सॉल्वेशन इफेक्ट भी काम नहीं करता। सॉल्वेशन इफेक्ट लगाएगा कहाँ? पानी में। गैसियस स्टेट में पानी नहीं होता। 3, 2, 1 आया। तो गैसियस स्टेट में गैसियस स्टेट का ऑर्डर क्या है? 3, 2, 1 और अमोनिया। इन गैसियस स्टेट द ऑर्डर ऑफ नेसेसिटी विल बी 3, 2, 1। गैसियस स्टेट में सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट एप्लीकेबल होता है, ओनली एंड ओनली सॉल्यूशन में इंडक्टिव इफेक्ट। सिर्फ सॉल्यूशन में स्टेरिक इफेक्ट एंड सॉल्यूशन इफेक्ट काम करते हैं। भाषा समझ में आई क्या? अभी मैंने एलिफेटिक अमीन्स लिया है, यहाँ पर एरोमेटिक अमीन्स इंक्लूड नहीं किए, लेकिन एक लाइन बताकर छोड़ रहा हूँ, उसको कंक्लूड करेंगे, आगे देखेंगे। ऑल एलिफेटिक अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस देन एरोमेटिक अमीन्स। एलिफेटिक अमीन्स मतलब वो अमोनिया के बाद में आएंगे, अमोनिया से भी गए हैं, ठीक है? तो उसके ऊपर थोड़ा काम करोगे। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, बोर्ड एग्जाम के जो पसंद का क्वेश्चन है, उसमें कभी भी ऐसा डायरेक्ट नहीं आता कि अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। हमेशा आप देखिए क्वेश्चन दिए प्रैक्टिस में, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केबी, पीकेबी इस भाषा में दिए हैं। क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करो और मजा आएगा। अच्छा टॉपिक है, यही एक ऐसा टॉपिक है जो इंटरेस्टिंग है, उसके बाद सारे रिएक्शन तो